हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे आपकी 29 तारीख को जो गणित का पेपर होने वाला है उसकी इस वीडियो में डिटेल्स चर्चा करेंगे। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं आपको गारंटी है कि आप जो अपने पेपर में बहुत ही शानदार स्कोर करेंगे और आप जो बहुत ही अच्छा स्कोर करने के बाद में आपको ये लगेगा कि हाँ, इस प्रकार से अगर आपके पेपर आएगा तो आप बहुत ही शानदार आप जो नंबर प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना और मैं इस वीडियो के बीच में जो आपसे प्रश्न पूछूंगा इन सभी के उत्तर आपको जवाब है जो कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है, ताकि आपका जो एक भी क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो आप गलती नहीं होगी और आपकी अभी कोई मिस्टेक होगी तो मैं आपको भी यहाँ पे चेक कर लूँगा और उसको बता दूंगा। तो इसलिए मैं आपको जो भी क्वेश्चन पूछूंगा इस वीडियो के दौरान उन सभी के प्रश्न के उत्तर आप जो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो आइए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका जो 29 मार्च का जो पेपर होने वाला है गणित का पेपर, उसके लिए इस वीडियो में हम जो पूरा आपको सॉल्यूशन इस करके बता देते हैं। तो ये एक आपके पेपर है आपके सामने कक्षा 8 की गणित का। तो आइए मैं आपको पूरा पेपर सोल्व करके बता देता हूँ। तो जिन भी बच्चों का सपना है इस बार टैबलेट प्राप्त करने का, अच्छे नंबर प्राप्त करने का और अपना जो सपना उसको पूरा करने के लिए वीडियो आप शुरू से अंत तक देखेंगे और इन प्रश्नों के आप जो अच्छी प्रकार से सोल्व करना आप जो सीख जाएंगे तो आप जो अच्छी प्रकार से जो अपना पेपर करके आएंगे और आपका जो सपना है टैबलेट लेने का वो भी आप जो पूरा करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन तस्मक कौन सा है? गुणात्मक तस्मक इसमें आपको बताना है। तो परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तस्मक क्या होता है? तस्मक का मतलब वही आ जाए, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। ठीक है, मान लो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो आपको वही नंबर आ जाए, तो गुणन तस्मक का मतलब गुणा करने पर वही आ जाए, तो 1 से गुणा करने पर वही आता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन जो द वाला उत्तर है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर इसका जो उत्तर है वो हमेशा एक ही वही संख्या जो आ जाती हैं। अब आपको इसमें गुणात्मक तस्मक के साथ में अगर ये योगात्मक तस्मक पूछ ले तो योगात्मक के लिए जो इसका उत्तर आपको क्या करना है, योगात्मक जो तस्मक होता है वो आपके 0 होता है। ठीक है, योगात्मक तस्मक क्या हो जाएगा? योगात्मक तस्मक जो होगा वो आपके 0 होगा। और प्यारे बच्चों, आपके लिए ऐप के ऊपर आपके लिए 2 टेस्ट मैंने डाल रखे हैं 100 प्रश्नों के। अगर आपने वो दोनों टेस्ट नहीं दिए तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको वो पूरा टेस्ट देना है, क्योंकि उन दोनों टेस्टों में से 100 प्रश्नों के 2 टेस्ट हैं और मेरी गारंटी है आपको जो अगर वो जो विद्यार्थी उन दोनों टेस्ट को दे देगा 100% आपकी जो परीक्षा में जो 100% ऐसे क्वेश्चन है जो हूबहू आपके पेपर में के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो जिन भी बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया ज़रूर दे देना। लगभग है जो एक टेस्ट को तो है जो इस फर्स्ट 100 जो प्रश्नों का टेस्ट है इसको लगभग है जो 5000 बच्चों के से ज़्यादा बच्चों ने इसको टेस्ट दे दिए हैं। तो अगर आपने भी नहीं दिया है टेस्ट तो आप ज़रूर दे देना, क्योंकि आपका पेपर में यहाँ से जो 100% क्वेश्चन है जो हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपके सेकंड क्वेश्चन है ये कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है वो ax + b = 0 स वाला उत्तर जो दे रखा है इसके रूप में ये होता है। तो इसका आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन ये स वाला उत्तर इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। अब ये क्या होता है रैखिक समीकरण? तो ऐसा समीकरण जिसकी घात कितनी होती है? 1 होती है। तो जिसकी घात 1 होती है उसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं और इसका एक ही हल प्राप्त होता है। जिसकी घात 1 होती है उसका एक ही हल प्राप्त होता है। एक आयत का जो विकर्ण है वो AC और BD है। आयत क्या है? AC और BD है। ठीक है, एक आयत है और इसके 2 विकर्ण हैं। एक आयत के कितने विकर्ण होते हैं? तो विकर्ण 2 होते हैं। विकर्ण क्या होता है? असम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। तो ये A, B, C और D ये एक आयत है और AC और BD ये इसका विकर्ण है। तो अगर इसमें AC का मान दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर, ये AC जो दे रखा वो आपकी 10 सेंटीमीटर है, तो आपसे BD की लंबाई पूछी जा रही है। तो अगर आपको आयत के विकर्ण के गुण के बारे में आपको पता है तो आप जो आराम से इसका उत्तर कर लेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि आयत के जो विकर्ण होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि AC का जो मान है वो BD के मान के बराबर होगा या BD का जो मान है वो AC के मान के बराबर होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि AC का मान अगर 10 है तो BD का मान भी कितना आएगा? 10 ही आएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? आपके 10 सेंटीमीटर का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला प्रश्न आपके कि कौन सी है जो निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब वो किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो आपको ये वर्ग भी याद होने चाहिए। तो जैसे पहली संख्या आपकी 625, तो आपको पता होगा 625 किसके वर्ग है? ये 25 के वर्ग है। कम से कम आपको 1 से लगा के 30 तक तो वर्ग याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो उसको उसी से गुणा करके निकालना आना चाहिए। तो ये तो हो जाएगी 625 25 का वर्ग, 400 जो है वो 20 का वर्ग है, 256 ये 16 का वर्ग है, लेकिन 171 जो है वो आपकी किसी का वर्ग नहीं है। तो इसका जो उत्तर क्या करेंगे? ऑप्शन द वाला उत्तर इसमें आपके से हो जाएगा कि ये 171 है वो किसी का वर्ग नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है पाँचवा क्वेश्चन है कि इस संख्या के घनमूल का इकाई अंक कितना होगा? यानी कि किस संख्या का घन करने पे 5 आता है लास्ट में? तो आपको पता होगा कि घनमूल तो 5 का ही 5 आता है। तो अब अगर किसी के लास्ट में 5 है तो उसका घनमूल वर्गमूल 5 ही आता है।
तो जिस भी संख्या की इकाई का अंक 5 हो तो उसका घनमूल करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो उसका उत्तर 5 ही आएगा। अगला प्रश्न है कि 170 का 10% कितना होगा। तो 170 का हम निकालेंगे यहाँ पे 10%। तो 170 को का निकालना आपको 10%। तो 170 का 10% निकालने के लिए ये से लिखेंगे इसको, फिर 170 का की जगह लगाते हैं इंटू और 10 और परसेंटेज को हटाएंगे तो बट्टे में लगता है अपना 2 0 100। फिर इसकी 1 0 से इसका 1 0 कट जाएगा, इसकी 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो 17 एकम 17 इसका उत्तर आपके 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके ऑप्शन अ में दे रखा है 17। तो 17 इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा। अगला प्रश्न फिर आपको गुणा करना है। अच्छा, आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताना है कि 200 का 50% कितना होगा। ठीक है, 200 का 50% कितना होगा कमेंट करके बताना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि x माइनस एक्स की घात 3 माइनस एक्स की घात 2 का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि x को गुणा करना है माइनस एक्स की घात 3 से और इसको गुणा करना है माइनस एक्स की घात 2 से। तो याद रखें, जब घात विषम संख्या होती है, किसी भी संख्या की माइनस वाली संख्या की घात विषम संख्या आती है तो ये माइनस वापस आ जाता है। लेकिन किसी भी संख्या की घात सम संख्या होती है तो इसका जो माइनस है वो गायब हो जाता है, ये माइनस का प्लस बन जाता है। तो यहाँ पर घात ये देखो माइनस एक्स की घात जो माइनस एक्स की घात 3 है जो कि विषम संख्या है, मतलब इसका माइनस बाहर आएगा। लेकिन यहाँ माइनस एक्स की घात 2 है जो कि सम है, इसका मतलब ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणा करके देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x इंटू माइनस एक्स की घात 3 और इंटू में ये आपके x की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है गुणा में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स इंटू एक्स की घात 3 इंटू एक्स की घात 2, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2, इसकी घात 3 है। आधार सेम ही है सबके नीचे, ये x है तो ये हो जाएगा माइनस का x और x की घात कितनी हो जाएगी 1 2 और 3, तो 1 + 3 + 2 कितना हो जाएगा माइनस एक्स की घात 6 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल उत्तर है वो कितना आएगा माइनस एक्स की घात 6, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर द में दे रखा है। ठीक है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आपका है 8वां क्वेश्चन है कि -2 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। तो पहले -2 की घात 4 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके 2 की घात -4, इसका मान कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपके 1/2 की घात 4। ठीक है, ये इसका माइनस की संख्या को नीचे लाएंगे तो प्लस की संख्या हो जाती है। जैसे 1 की घात -m है, इसको 1 के बटे में लिखेंगे तो 1 की घात m हो जाता है। तो अब इसका आपको क्या ज्ञात करना है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो 1/2 की घात 4 का मतलब कितना होता है 16 होता है। ठीक है, 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 को 4 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 2 की घात 4 का मान कितना होता है 16 होता है। तो 1/16 आ गया। अब इसका मान जो हो 1/16 है। अब आपको क्या करना है 1/16 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करते। तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए क्या करते हैं, इनको पलट देते हैं, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है और नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है। तो ये 1/16 का क्या हो जाएगा 16/1 हो जाएगा। 16/1 का मतलब कितना आता है 16 आता है। ये गुणात्मक प्रतिलोम है इसलिए। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम में इनको पलट देते हैं, ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर आ जाती है। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके प्लस के 16, इसका जो करेक्ट आंसर वो रहेगा जो कि ऑप्शन नंबर 6 में दे रखा है। लेकिन अगर आपसे पूछें कि इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा, योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो योज्य प्रतिलोम में क्या करते हैं इनके निशान बदल देते हैं। अगर प्लस की संख्या तो वो माइनस में लिख लेते हैं और माइनस की संख्या हो तो प्लस में लिख लेते हैं। जैसे -2 का पूछे तो इसका उत्तर 2 आ जाएगा। -3/2 का पूछे तो प्लस का 3/2 हो जाएगा। ऐसे योज्य प्रतिलोम में इनके निशान बदल जाते हैं और गुणात्मक प्रतिलोम में अंश को हर में और हर को अंश में, ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर लिख लेते हैं। इस प्रकार से इसको हल किया जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि -5/3 भाजक 2/5, इसको आपको हल करना है। तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे -5/3 और भाग करना है इसमें आपके 2/5 का। तो जब भी भाग वाला ऐसा सवाल आ जाए तो आपको गुणा में चेंज करना पड़ेगा इसको। तो -5/3 को वैसे वैसे लिखना है, इस भाग को बदलना है गुणा में। तो जैसे ही भाग गुणा में बदलेगा ये सेकंड वाला जो संख्या होगी ये पलट जाएगी, मतलब 5 ऊपर चले जाएंगे 2 नीचे आ जाएंगे। फिर इसको आपको हल कर लेना है। तो इसको आगे हल करेंगे
तो ये कितना हो जाएगा, -5 को +5 से गुणा करेंगे तो -25 और बटे में आएगा 3 दूनी 6। तो ये इसका जो फाइनल उत्तर आपको इसमें निकालना है। तो 90 प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार से हल करके लिखना है। फिर आपके अगला प्रश्न ये मान ज्ञात करना है। हल कीजिए, समीकरण आएगी 10वां प्रश्न। तो 3x - 5 और x + 2, इसमें x को x की तरफ ले लो और बिना x वाले को बिना x वाले की तरफ ले लो। तो यहाँ पर क्या हमारे पास में 3x है, तो 3x - 5 और बराबर में x + 2। तो प्लस के x को इधर ले आओ और -5 को उधर ले जाओ। तो ये हो जाएगा अपना 3x और माइनस में x हो जाएगा और बराबर में 2 और -5 उधर जाएंगे तो +5 हो जाएंगे। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2x बचेगा। तो 2x बराबर 2 और 5 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, 7/2 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से आपको जिसका आंसर निकालना आ गया होगा। ये एक समीकरण है, इसमें आपकी एक रैखिक समीकरण है ये। इसमें बराबर से जो इस वाली जो साइड का जो नंबर है, ये वाली साइड का नंबर, इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड। इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है। और बराबर से इस वाली साइड को कहा जाता है राइट हैंड साइड। और बराबर का जो निशान है इसको कहा जाता है समता चिन्ह। क्या कहते हैं इसको, समता चिन्ह कहा जाता है। तो समता चिन्ह याद करना। इसके अलावा आपको पक्षांतरण के जो नियम है वो आपको याद कर लेना है। पक्षांतरण के नियम में बराबर से प्लस की संख्या इधर आएगी तो माइनस में चले जाएगी, माइनस वाले पक्षांतरण से इतने लाएंगे तो प्लस की, गुणा वाले बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में, और भाग वाले बराबर से इधर पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में जाएगी। ये चारों नियम आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपके 11वां क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फिर आपसे कहता हूँ कि जिन बच्चों ने ऐप के ऊपर टेस्ट नहीं दिया, आपको ऐप के ऊपर टेस्ट देना है। आपके टेस्ट में से खूब सारे क्वेश्चन 100% आपके जो हूबहू प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो आप ऐप के ऊपर टेस्ट ज़रूर दें, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 11वां, 347 के घन का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, इसमें जो संख्या है इसका घन करना है 347 और फिर इसका इकाई का अंक पता करना है। तो आपको क्या करना है कि 347 को 3 बार गुणा नहीं करना है, इसका इकाई अंक देखना है। तो 347 का जो इकाई अंक है वो कितना है, 347 का इकाई अंक। तो इकाई अंक कितना दे रखा है आपके, वो दे रखा आपके 7 दे रखा है। तो आपको 7 का घन निकाल लेना है, ठीक है। तो फिर 7 का घन निकालेंगे, 7 का घन निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा, 7 × 7 × 7 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 7 7 49 × 7। 7 का घन कितना होता है, 7। तो 7 का घन हो जाएगा 343। इनको गुणा करने पे 343 आएगा। तो जिस भी संख्या के लास्ट में 7 आता है तो उसका घन करने पर उसके लास्ट में कितना आएगा, 3 आएगा। याद कर लेना इसको, वो 3 आएंगे। तो इसके जो घन का इकाई अंक है वो कैसा है ज्ञात, इसमें देखो इसका जो इकाई अंक है वो कितना आएगा, 3 आएगा। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है कि 347 के घन का इकाई अंक वो कितना आ जाएगा, आपके 3 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर निकालना है। घन आपको अच्छे प्रकार से निकालना आना चाहिए। कमेंट करके बताना देखिए कि 512 जो है वो किसका घन है, ठीक है, 512 किसका घन है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है। रामू ने गीज़र 10% वेट सहित 2200 रुपये में खरीदा। वेट के जुड़ने से पहले इसका गीज़र का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये वेट सहित मूल्य है ना, ये जो मूल्य वो आपके वेट सहित है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मान लेंगे, ठीक है, कि माना कि जो गीज़र का मूल्य है वो 100 रुपये है बिना वेट के। यहाँ पे लिखेंगे माना कि गीज़र का मूल्य वो कितना है, गीज़र का मूल्य जो हो जाएगा आपके 100 रुपये है। कितना है, 100 रुपये। गीज़र का मूल्य 100 रुपये। तो इसमें वेट कितना है, तो इस पर जो वेट लगा है वो वेट अपने है 10%। तो वेट सहित मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे वेट सहित गीज़र का मूल्य, वेट सहित गीज़र का मूल्य, यहाँ लिखेंगे वेट सहित गीज़र का मूल्य। तो आपको क्या करना है, इसमें 100 रुपये है, उस पर 10% एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो 100 का 10% निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 का, देखो 100 का जो है आपके 10% ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब 100 रुपये पे 10 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपके 110 रुपये हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये की वस्तु है, उस पर 10% का वेट है, तो 100 रुपये पे 10 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, तो वेट सहित कितना मूल्य हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। अब आपको इसमें दे रखा है कि वेट सहित मूल्य 100 रुपये की वस्तु पर 10% वेट लगेगा तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा,
110 रुपये हो जाएगा। ये 110 रुपये वेट सहित मूल्य है, तो वेट लगने से पहले उसका मूल्य कितना था, 100 रुपये था। ठीक है, 10% इसके ऊपर वेट लग गया। तो अब आपको क्या करना है, इतने रुपए की वस्तु है, तो इसमें आपके वेट लगने से पहले कितना मूल्य था वो आपको याद करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 110 रुपये वेट सहित मूल्य, वेट 110 रुपये वेट सहित मूल्य वाली गीज़र का वेट से पहले का मूल्य। ठीक है, तो वेट जुड़ने से पहले का मूल्य, ये लाइन आपको उसमें लिखनी पड़ेगी। पहले का मूल्य वो कितना हो जाएगा, पहले का मूल्य आपकी कितना है, 100 रुपये है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 100 रुपये। मान लो वेट सहित जो 1 रुपये की चीज़ है, तो वेट जुड़ने से पहले इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 100, और ये 110 यहाँ पे नीचे बट्टे में आ जाएगी, 100 बट्टे 110 रुपये। अपने पास में 1 रुपये की वस्तु नहीं है, अपने पास में 2200 रुपये वेट सहित मूल्य। तो 2200 रुपये वाली जो वेट सहित मूल्य है, उसका जो आपके वेट लगने से पहले मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 और बटे में आएगा आपका 110 इंटू 2200 रुपये। यहाँ पर इसके 0 से इसका 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 11 के पार्ट से जो 220 है वो 20 बार कट जाएगा। तो वेट सहित मूल्य आपके 2200 रुपये है, तो वेट लगने से पहले इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 100 इंटू 20 बराबर कितना हो जाएगा, 2000। तो वेट लगने से पहले इसका जो मूल्य वो कितना था, 2000 रुपये था। तो ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर आपके अगला प्रश्न आएगा 13 से लगा के 16 तक, जिसके उत्तर आपको जो सत्य सत्य में देना है। इसमें दे रखा है कि 5 की घात 0, 4 की घात 0, 3 की घात 0, इसमें के बीच में प्लस है तो इसका मान 0 होता है। तो ये बात सत्य है या असत्य वो बताना है। तो किसी भी संख्या की घात 0 होती है, ठीक है, किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका उत्तर हमेशा 1 होता है। ये तो आपको परफेक्ट याद है। अब आपकी ये कह रहे कि 5 की घात 0 प्लस 4 की घात 0 प्लस 3 की घात 0, सबकी घात 0 0 है, तो इनकी मान कितना आएगा, 1 1 आएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, तो इसका उत्तर 3 हो जाएगा। 3 बार जोड़ेंगे तो 3 उत्तर आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि इसका जो मान है वो तो 0 है, शून्य है। तो क्या ये सत्य बात है, गलत बात है। ये जो शून्य है वो आपके गलत उत्तर दे रखा है, इसका उत्तर तो 3 आता है। तो इसका मतलब ये आपके असत्य हो जाएगा। a की घात m और b की घात m, तो इसको अपन ए बी और इसकी घात माइनस एम के रूप में लिख सकते हैं। ये यूँ कह रहा है कि मान लो घात अलग अलग हैं, ए की घात m है और b की घात भी m है, आधार अलग अलग है और घातें सेम है, तो इनको हम एक ही घात के रूप में लिखा जा सकता है। आधार को एक ही घात के नीचे लिख सकते हैं। तो ये ए बी की घात m हो जाएगा, न कि ए बी की घात माइनस m। ये माइनस का m कभी नहीं आएगा इसमें, अगर आएगा तो उसको बट्टे में लिखना पड़ेगा। तो ये वाला भी आपके असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर आपके कि 3 की घात m माइनस 3 की घात 3 बराबर 3 की घात 5, तो आपको m का मान 1 आएगा वो बताना है इसमें। तो पहले इसको हल करना पड़ेगा। 3 की घात m इंटू 3 की घात माइनस 5 बराबर में कितना है, 3 की घात 5 है। इसको सोल्व करने के लिए आपको आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की घात m प्लस माइनस 3 है, यहाँ पे माइनस के 3, तो माइनस के 3 और बराबर में आ जाएगा आपके 3 की घात 5। इनका आधार सेम है तो घातें जुड़ गई हमने। तो प्लस के m और माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, तो m माइनस 3 और इधर क्या आएगा आपके, इधर m माइनस 3 है और इधर आपके 3 की घात 5 है। आधार समान हो गए लेकिन और दोनों बराबर है, तो इसका मतलब इसकी घातें भी बराबर होगी। तो हम तुलना कर लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो ये तुलना करेंगे तो यहाँ पर m माइनस 3 जो है वो आपके 5 के बराबर है। तो m का मान कितना आ जाएगा आपके, प्लस के 5 माइनस के 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 5 और 3 8 आएगा। अब ये कह रहा है कि m का मान तो 8 है और इसमें कितना बता रखा है, इसमें कह रहा है कि m का मान 1 है, जो कि आपके ये भी आपके असत्य हो जाएगा। सेकंड वाला है, सेकंड वाला ये कि माइनस 2 m प्लस 1 माइनस 2 की घात जो है वो आपके इधर रखिए m प्लस 1 इंटू माइनस 2 की घात दे रखिए 4, तो बराबर में माइनस 2 की घात जो है वो 6 है, तो m का मान 1 होगा। चेक कर लेते हैं, देखते हैं इसको हम यहाँ पे। तो इसकी घातें जुड़ जाएगी क्योंकि इसका आधार सेम है, तो माइनस 2 की घात कितनी हो जाएगी, m प्लस 1 और प्लस में 4,
और बराबर में -2 की घात 6 हो जाएगी। आधार समान है तो इनकी घातें जुड़ जाएगी, तो हमने जोड़ कर ली। तो यहाँ पर आएगा -2 की घात 4 और 1 5, तो m+5 बराबर -2 की घात 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इनके आधार सेम है तो घातों की तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर आधार से तो सेम है तो घातें भी सेम हो जाएगी। तो m+5 बराबर में 6 आएगा। तो m का मान कितना आ जाएगा, +6, और इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। तो 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा। तो m का मान कितना आएगा आपके 1, इसका फाइनल उत्तर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो उत्तर आपको 1 निकालना है। तो ये कह रहे हैं इसका जो मान है वो 1 आएगा। तो बिल्कुल सही बात है, ये इसका उत्तर आपके 1 ही आएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि मान लो आपकी संख्या दे रखी है कि 1/2 की घात -3, तो इसका उत्तर कितना आएगा। कमेंट करके आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। अच्छा, इसका उत्तर आपको प्लस में बताना कि प्लस में आपको जो कितना उत्तर इसका आएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं। तो कोई एक आकृति है, उसके चारों ओर की बाउंड्री का जो योगफल होता है, दूरी होती है, उसको क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके, यहाँ पे भर देना आपको परिमाप। और किसी वस्तु द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, चौड़ाई भरना है। यहाँ पर आपको परिमाप के ऊपर टिक करना है, यहाँ पर चौड़ाई के ऊपर टिक करना है। घन का संपूर्ण परिस्थिति क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का संपूर्ण परिस्थिति क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर या 6 इंटू ए स्क्वायर या एल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और वृत्त की परिधि क्या होते हैं, तो वृत्त की परिधि का सूत्र आपको याद होगा 2πr होता है, 2πr होता है। तो ये 14वां क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो चुका है। कमेंट करके बताना है आपको कि एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है। वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप। ठीक है, वर्ग का एक तो आपको क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल कितना होता है, एक आपको वर्ग का परिमाप बताना है। ठीक है, दोनों के प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन आपके मिलान करने वाला आएगा। स्तंभ 1 को स्तंभ बी से मिलान करना है। इसमें क्या दे रखा है, इधर तो आपको लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखी है और इधर आपको क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आपको इसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यही सूत्र होता है। आयत का हो तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई को चौड़ाई से गुणा करके जो भी उत्तर आए उसको सामने कहीं से भी मिलान करना है, जो आपको उत्तर दिखेगा उसको। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इन दोनों को गुणा करके आपको सामने वाला बताना है। तो संख्या को गुणा कर लो, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो बताओ, देखो 15 किस में दिखाई दे रहा है, 15 है क्या इसमें कहीं, यहाँ पे फर्स्ट वाले में, यहाँ लास्ट में 15 दे रखा है। तो 15 और x को y से करेंगे तो xy हो जाएगा। तो उत्तर कितना आएगा, 15xy आएगा। दूसरा है 9y और 4y²। तो 9 को गुणा करेंगे 4 से और y को गुणा करेंगे y की घात 2 से। तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 9 चौक हो जाएगा आपका 36 और y की घात 1 और 2 कितना हो जाएगा, y की घात 3 हो जाएगा। तो 36 y की घात 3 इसका उत्तर रहेगा, जो कि तीसरे में दे रखा है। सी वाला देख लेते हैं, 4ab इंटू 5bc। तो संख्या को संख्या से गुणा करेंगे, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। b कितनी बार है, b 2 बार, तो b की घात 2 हो जाएगी और c 1 बार है। तो 20a² b इसका आंसर रहेगा। तो 20a² b आपके दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। 2 और 3, 2 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा आपका 6। और क्या देखना है इसमें आपके, तो 6 तो लास्ट में 1 ही, तो आपको इसमें 6 से इसको मिलान कर लेना है। ठीक है, लास्ट वाला उत्तर इसमें मिलान हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो है आपके ये, अच्छा ये स्तंभ का मिलान करने वाला आ जाए तो भी आपको गुणा करके लिख लेना। जैसे 7 चौक 28, तो 28 दोनों प्लस के, तो प्लस के आएंगे, 28 p वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। फिर आपकी ये PQ वाला है, तो -4 और प्लस के 7 कितना हो जाएगा, -28 हो जाएगा। तो -28 कहाँ दे रखे, -28 2 दे रखे। तो हम सेकंड वाले को देखते हैं इसमें कि इसमें 2 p दे रखे, तो p इंटू पी क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको किससे मिलान करेंगे, 28 माइनस के p² से करेंगे। लास्ट आपका तीसरा है कि -4 इंटू 7, तो -28 हो जाएंगे और p 2 बार है और 1 बार q है, p इंटू PQ।
तो P इंटू पी क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा -28। P 2 बार है तो इसकी घात 2 हो जाएगी, और Q 1 बार तो 1 बार लिख लेंगे। -28 P² Q इसका आंसर रहेगा। लास्ट जो बचा हुआ है वो 4 3 12 है, तो 12 आपको उससे मिलान कर लेंगे। फिर आपके 16वां क्वेश्चन आएगा, एक ग्राफ आएगा ठीक है, जिसमें से आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक ग्राफ है, इसमें से प्रश्न आपके दे रखा है। एक ग्राफ में ये तो आपके समय दे रखा है और इधर आपके तापमान दे रखा है। इस ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए कि सुबह जो 9 बजे जो तापमान था वो कितना था, 35 के बाद में ये आधा, ये तो 35.5 था। 10 बजे तापमान 36 था। 11 बजे तापमान 39 था। 12 बजे तापमान 38.5 था। 1 बजे तापमान 36.5 था, और 2 बजे तापमान भी 36.5 था। 3 बजे तापमान कितना था, तो वो था आपके 37 डिग्री। तो ये आपके डिग्री में आपके तापमान दे रखा है। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको पढ़ करके देना है। जैसे रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर में क्या था, तो दोपहर 1 बजे रोगी का तापमान कितना था, तो दोपहर 1 बजे रोगी का जो तापमान है वो ये है। तो ये तापमान कितना है, 36 और 37 के बीच में है। तो ये आधा हो जाएगा क्योंकि ये एक एक का गैप ले रखा है। तो ये कितना हो जाएगा आपके, ये 36.5 हो जाएगा। तो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपके रोगी का तापमान 38.5 डिग्री कब था, तो 38.5 कहाँ पे है, ये 39 और 38 के बीच में। तो यहाँ पर बिंदु लग रहा है आपके ये वाला। तो ये कहाँ कितनी बजे है, तो ये जो बिंदु है वो आपका ये 12 बजे है। ठीक है, तो 12 बजे इसका जो तापमान है वो 38.5 है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा आपके 12 बजे। कितने बजे है, 38.5, 12 बजे है। इस पूरे वर्ग अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। तो ये दोनों समय क्या थे, इनका उत्तर आपको बताना है। कि 2 समय ऐसा है कि 2 बार है जो एक ही समान था। ये 2 समय कौन कौन से और क्या क्या थे, तो 2 बार आपके जो समय वो ग्राफ है वो एक जैसा इसमें दिखाई दे रहा है, जिसमें एक तो हो जाएगा ये वाला और दूसरा हो जाएगा ये वाला। एक तो 1 बजे था, वो भी तापमान वही था जो 2 बजे था 36.5, और इसमें भी आपके 2 बजे भी आपके 36.5 ही है। तो दोनों टाइम क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 1 बजे और दूसरा हो जाएगा आपके 2 बजे। और क्या क्या थे, 1 बजे भी आपके 36.5 ही था, और 2 बजे भी आपके 36.5 डिग्री सेल्सियस था। अगला प्रश्न आपकी ये कि 1:30 बजे रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पर आप क्या पहुंचते हैं। ठीक है, आप इस पर कैसे पहुंचते हैं, तो 1:30 बजे जो है वो रोगी का तापमान क्या था, 1:30 बजे यानी कि वो 2 और 1 के बीच में। अब 2 और 1 के बीच में अगर देखो 1 बजे तापमान 36.5 है, 2 बजे तापमान 36.5 है, तो 1:30 बजे भी तापमान कितना होगा, 36.5 ही होगा। ठीक है, तो ये हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि हमारा जो तापमान है वो 1 बजे तापमान कितना है, वो 36.5 है। ठीक है, और 2 बजे जो तापमान है वो भी कितना है, वो भी 36.5 है। तो हमारा जो तापमान है ये वो 1:30 बजे भी कितना हो जाएगा, 36.5 ही रहेगा। इसका मतलब वो 1 बजे से 2 बजे के बीच में तापमान सेम ही है। तो 1:30 बजे में आपके जो तापमान है वो भी कितना हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है कि कितनी बजे है जो इसमें रोगी का जो तापमान है वो सबसे ज़्यादा था। एक तो ये कमेंट करके बताना है ज़्यादा था तो कितना था, और कितनी बजे रोगी का तापमान सबसे कम था, और सबसे कम था तो कितना था। ये आपको कमेंट करके 16वें प्रश्न का उत्तर देना है। फिर आपके 17वां क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। 1296 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 1296 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको जो अभाज्य गुणनखंड करने हैं, क्या करने हैं, 1296 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 1296 के अभाज्य गुणनखंड करने। तो सबसे पहले लाइन खींचेंगे और इसके जो वर्गमूल है वो निकालते हैं। तो गुणनखंड करेंगे यहाँ पे 1296 के, यहाँ लिखेंगे 1296। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको मैं हल करके बता रहा हूँ। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या के भाग देते हैं, जैसे 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, इसी का भाग दिया जाता है। सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 12 में जाएगा 6 बार, और 9 में नहीं जाएगा तो 8 बार चला जाएगा। पूरा पूरा नहीं जाएगा, 9 में 8 बार भाग जाएगा, तो 8 में 4 बार चला जाएगा, और 1 बचेगा 16 में जाएगा 8 बार। तो यह है आपके 648। फिर 2 का भाग देंगे तो 3 बार, 2 बार और 4 बार, 324। और जिन बच्चों को वर्ग याद है उनको पता है कि 324 किसके वर्ग हैं, तो ये 18 के वर्ग हैं। तो 18 दूनी 36 इसका उत्तर आने वाला है। तो फिर 2 का भाग देंगे तो ये 1 बार, 6 बार और 2 बार।
ठीक है, ये आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पे गुणा करना है, मतलब भाग देना है 2 का, तो ये 8 बार और 1 बार आएगा। अब 81 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो भाग देंगे 3 का जो 27 बार जाएगा, और 27 में फिर 3 का भाग जाएगा 9 बार, और 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। अब ये लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इसका अंडर रूट निकालना है। तो अंडर रूट का निशान तो यही होता है, हम यहाँ पे लिख लेंगे ये अंडर रूट 1296। तो बराबर में और क्या लिखेंगे, ये पूरी जो संख्या हमारी आई ना ऊपर वाली, इसको हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो 2 कितनी बार आए, तो 2 आए आपके 4 बार, और 3 कितनी बार आए, तो 3 भी आपके आ रहे 4 बार। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, और 3 कितनी बार आ रहे हैं, 4 बार, तो 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3। फिर आपको बनाना है इसमें वर्गमूल निकालने के लिए 2 2 के जोड़े, 2 का जोड़ा बन गया और 3 का भी 2 2 के जोड़े बना दिए। फिर इसमें से हम बाहर निकालेंगे तो उसको एक एक बार लिखा जाएगा। इधर से आएंगे 2, इस जोड़े से आएंगे 2, इस जोड़े से आएंगे 3, और उस जोड़े से आएगा भी 3। गुणा कर लेंगे, 2 को 2 से गुणा करें तो 2 दूनी 4 और 3 तियाँ 9, और 9 को 4 से गुणा करो, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 1296 है, तो 1296 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा, वो 36 हो जाएगा। तो 1296 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 36। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा। इस प्रकार से आपको जिसका आंसर है वो वर्गमूल निकालना है, और आपके 100% वर्गमूल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है 400 का वर्गमूल कितना होता है। ठीक है, 400 का वर्गमूल आपको कमेंट करके बताना है। फिर आपके अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आता है ये 18वां क्वेश्चन है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 15,000 रुपये का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो ब्याज भी ज्ञात करना है और उसका भुगतान भी। अब देखो इसमें किसी का नाम नहीं दिया है, तो जब नाम नहीं दे चक्रवर्ती का तो आपको चक्रवर्ती ज्ञात नहीं करनी है, साधारण ब्याज ही ज्ञात करना है। तो इसका मतलब इस सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है, सरल ब्याज ज्ञात करना है। तो इसमें आपकी देखना है क्या क्या दे रखा आपको। एक तो लिखना पड़ेगा आपको मूलधन, तो मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल, वो कितना दे रखा आपको, मूलधन दे रखा आपको 15,000 रुपये। फिर आपको दे रखा है इसमें आपके समय, तो समय कितना दे रखा है आपको, समय टी बराबर आपको कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। फिर आपको दे रखी इसमें दर रेट कितनी है इसमें आपके, वो है आपके 5%। और हमें ज्ञात करना है इसमें साधारण ब्याज, सरल ब्याज ज्ञात करना है। सरल ब्याज जिसको अपन SI कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट आपको इसमें ज्ञात करना है। तो सरल ब्याज का सूत्र आपको लगाना पड़ेगा इसमें, यहाँ पे लाइन लिखेंगे सरल ब्याज, ये इसका और क्या नाम है इसमें, साधारण ब्याज है। तो सरल ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर, और बट्टे में कितना आता है आपके 100 आता है। ये लिखने के बाद में फिर इनका मान लिखेंगे। तो मान में सबसे पहले क्या आएगा आपके मूलधन कितना आपके 15,000 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 15,000 इंटू समय 2 वर्ष है, इंटू दर है आपने 5 वर्ष 5%, और बटे में आएगा आपके 2 जीरो। 15,000 की 2 जीरो से 100 के 2 जीरो कट गए, फिर क्या बचा, तो फिर 150 और 2 इंटू 5 बचे। तो 150 इंटू 2 पंजे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 2 इंटू 5 एक बार और लिख लेते हैं, सबको गुणा कर लेते हैं। 150 इंटू 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा आपके 1500। 150 को 10 से गुणा करेंगे तो 1500 रुपये। ये क्या है अपना ब्याज आया। तो ब्याज तो ये आ गया इसमें। देखो 15,000 रुपये का ब्याज कितना है आपके 5% के हिसाब से, तो 15,000 का जो 2 साल का जो 5% के हिसाब से ब्याज आया वो कितना है 1500 रुपये आया है। तो ये तो इसका ब्याज है, तो ब्याज कितना हो जाएगा आपके 1500 रुपये। लेकिन आपको ब्याज सहित कितने लौटाने पड़ेंगे, मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे तो उसको मिश्र धन कहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा आपका मिश्र धन। तो मिश्र धन में आपकी ब्याज भी होता है और जितना रुपए हम उधार लाए वो भी होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन और प्लस में क्या आता है ब्याज आता है। तो मूलधन कितना रुपए है, तो मूलधन है हमारे पास में 15,000। कितना है 15,000, मूलधन तो 15,000 है और ब्याज कितना है हमें 1500 रुपये। तो इन दोनों की जोड़ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16,500। तो वो 2 साल के बाद में उसको कितने रुपए देगा वापस 16,500 रुपये देगा। तो ये आपके सरल ब्याज का सूत्र है, उसको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपके 19वां जो प्रश्न है वो अनुपात वाले प्रश्नावली से आएगा कि यदि किसी त्रिभुज डिब्बे में डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलती है 5 मिठाइयाँ मिलती है।
यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो अनुपात समानुपात वाला जो प्रश्नावली है प्रतिलोम अनुपात वाला वो देखना पड़ेगा। इसमें आपको ये पता है कि अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो मिठाई कम आएगी। मान लो आप जो आपकी क्लास में जो 100 बच्चे हैं और 100 चॉकलेट है, कितने चॉकलेट है, 100 चॉकलेट है। तो अगर 100 में 100 बच्चे और 100 ही चॉकलेट है तब तो आपके कितनी आ जाएगी, 100 के हिसाब से एक चॉकलेट आ जाएगी। लेकिन मान लो क्लास में जो 50 बच्चे ही आए, कितने बच्चे आए, 50 बच्चे आए, तो चॉकलेटें कितनी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। मतलब बच्चों की संख्या कम होने पर मिलने वाले चॉकलेट की संख्या बढ़ जाएगी। और ये आपके मान लो 25 ही होते हैं बच्चे, मान लो किसी दिन 25 ही आए तो मिलने वाली चॉकलेट की संख्या और ज़्यादा मिलेगी। तो ये आपकी जो अनुपात होता है वो, अगर चॉकलेट की संख्या बढ़ेगी इसका मतलब बच्चे कम हो रहे हैं, और बच्चों की संख्या अगर कमी होगी तो चॉकलेटें ज़्यादा मिलेगी। तो इसमें आपको क्या करना है, मान लेना है। तो सबसे पहले कितने बच्चे अभी हैं, तो कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे तो इसमें आपके दे रखे हैं वो 24 हैं, 24 बच्चे। और मिठाई कितने को आ रही है, मिठाई आ रही है 5 बच्चों, 5 मिठाइयाँ, ठीक है। लेकिन कमी कितनी की हो रही है, कमी हो रही है अपने 4 बच्चों की, ठीक है, 4 बच्चे की कमी हो रही है। हम क्या करेंगे, शेष बच्चे देख लेंगे कि मान लो 20 में से 24 में से 4 बच्चे चले जाए तो शेष कितने बचेंगे। तो शेष बच्चों की जो संख्या है वो बच्चों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 24 - 4 बराबर कितने आएंगे, 20 आएंगे। हमें ज्ञात करें कि अब प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी। पहले तो 24 थे तो 5-5 मिल रही थी, अब 4 बच्चे कम हो गए तो अब कितनी मिलेगी, तो वो हमें ज्ञात करना है। तो माना कि जो अब प्रत्येक बच्चे को x मिठाई मिलेगी, यहाँ लिखेंगे माना कि अब प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, x मिठाइयाँ मिलेगी, x मिठाई मिलेगी। अब आपको इसको टेबल में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर एक टेबल बनानी है, ठीक है, जहाँ पर आपको क्या क्या लिखना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इस प्रकार से आप इसमें टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल के अंदर आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। बीच में लाइन खींच के आपको लिख लेना है। ये एक तरफ तो लिख लेंगे बच्चों की संख्या, और यहाँ लिखेंगे मिठाई की संख्या। जब स्कूल में 24 बच्चे थे तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिल रही थी, तो 24 बच्चों को जो मिठाइयाँ मिल रही थी वो 5-5 मिल रही थी। कितनी मिल रही थी, 5-5 मिल रही थी। लेकिन 4 बच्चे एक दिन स्कूल नहीं आए तो अब 20 ही बच्चे रह गए, तो अब वही जो चॉकलेटें हैं वो कितने बच्चों में मिलेगी, या फिर मिठाई वो कितने बच्चों में मिलेगी। तो हमें नहीं पता कि अब जो चॉकलेट कितनी आएगी वो हमें ज्ञात करना है। तो उसको मान लिया हमने x। तो बच्चे कितने रह गए, अब 4 कमी हो गए तो अपने 20 ही बच्चे हो जाएंगे। यहाँ पर जो बच्चों की संख्या है एक लाइन लिखनी पड़ेगी, यहाँ जो बच्चों की संख्या है, बच्चों की संख्या व मिठाई की संख्या, बच्चों की संख्या व मिठाई की संख्या में कैसा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है। कैसा अनुपात है, या प्रतिलोम अनुपात है। तो प्रतिलोम अनुपात है तो फिर प्रतिलोम अनुपात की जगह तरह जो इसको लिखना है, ठीक है। बच्चों की संख्या और मिठाई की संख्या में प्रतिलोम अनुपात है। तो जब भी प्रतिलोम अनुपात आ जाए तो आपको ऐसे सीधा गुणा करना है, ठीक है। ऐसे इसको सीधा गुणा कर लेना है और बराबर लगा के बीच में लिख लेना है। ऐसे ये प्रतिलोम जब भी आएगा तो आपको इस प्रकार से गुणा करना है। तो गुणा में क्या क्या लिखेंगे, गुणा में लिखेंगे हम 24 × 5। ये सीधा गुणा ऐसे करना है, 24 को 5 से गुणा करना है। बच्चों की संख्या और मिठाई की संख्या को गुणा कर लो, इधर बच्चों की संख्या और मिठाई की संख्या को गुणा करके बराबर कर लो। बराबर में इधर आ जाएगा आपका 20 × x। हमें x का मान ज्ञात करना है तो इस 20 को यहाँ से हटा देंगे, इधर प्लस का इधर आएगा तो सॉरी गुणा का इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो 24 × 5 और बटे में आएगा आपका 20 और बराबर में आएगा आपका x। फिर आपकी संख्या कट जाएगी, 5 के पारे से 5 एक बार कट जाएगा और 20 कट जाएगा आपके 4 बार। फिर 4 को और 24 को काट लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 24/4। 24 में 4 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो x का जो फाइनल उत्तर है वो कितना आएगा आपके 6, इसका फाइनल उत्तर रहेगा। ये 6 क्या है, बच्चों को मिलने वाली मिठाइयाँ हैं। तो अब बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी, 6 मिठाइयाँ मिलेगी। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है।
फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, जो कि एक्स वाई जेड का मान लिख के इसको हल करना है। तो समय हमारे पास में एक्स का मान कितना है 1/2, वाई का 2/3, जेड का 1/3, तो आपको 1/8 एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो एक्स बराबर तो मान दे ही रखा है, तो इसमें आपको ये वापस लिखना है एक्स 1/8 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब एक्स वाई जेड का इसमें मान लिख लो, मान रखने पर तो मान लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/8 इंटू एक्स का मान कितना है 1/2 है, वाई का मान 2/3 है और जेड का मान 1/3 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जो कटते होंगे इसको काट देंगे, 2 से ये 2 कट जाएंगे, लेकिन और कोई संख्या इसमें नहीं कटेगी। नहीं कटेगी तो सबको गुणा कर देंगे, तो ये ऊपर से तो गुणा होकर 1 हो जाएगा और नीचे गुणा करेंगे तो 8 इंटू 3 इंटू 3, 8 इंटू 3 इंटू 3, वो कितना हो जाएगा 1/8 3 24 24 72, या 8 3 3 9, 8 9 में 72 हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर आएगा 1/72, इसका फाइनल उत्तर आपके रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 से इसको आपको गुणा करना है। एक बार और देख लेते हैं गुणा करने वाला 20वां, जिसमें आपको गुणा करना है। तो ये आपकी संख्या दे रखी है, इसमें आपको क्या इसको गुणा करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे कि x² + 2x, इसको गुणा करना है 2x + 3 से। तो इसमें क्या होता है, ये पूरी संख्या का इन दोनों के साथ में गुणा करना है, ठीक है। तो x² का गुणा करेंगे 2x + 3 के साथ में, प्लस 2x का गुणा करेंगे 2x + 3 के साथ में। अब इनका अंदर गुणा कर देंगे और फिर इसकी जोड़ करके लिख लेंगे। तो x को हम गुणा करेंगे 2x से, ये कितना हो जाएगा x² और 2x + 3 इंटू x² प्लस 2 दूनी 4, इसको अपन गुणा के रूप में लिख लेते हैं पहले। तो 2x इंटू 2x + 2x इंटू 3, फिर इसको गुणा करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा आपके ये इन दोनों का जो गुणा होगा वो आधार समान पे घातें जुड़ जाएगी, तो x की घात 2 और 1 3 हो जाएगी। तो 2x की घात 3 प्लस 3x की घात 2, और ये कितना हो जाएगा आपके, ये इधर हो जाएगा आपके इसमें ये 2x इंटू 2x, तो एक हो जाएगा आपके +4x² और प्लस 3 दूनी 6x। अब क्या करना आपको, जो समान घात वाली संख्या है इनको जोड़ लेंगे। तो इन दोनों की घात इसमें समान सेम है, तो ये आपस में जुड़ जाएगी। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपके 2x की घात 3 प्लस x² से x² जुड़ जाएगा, तो 3 और 4 7x² हो जाएगा और प्लस में आपके 6x आएगा। तो इस प्रकार से आपको जो पूरी समीकरण है उसको हल कर देना, बीजीय व्यंजक को हल कर। फिर आपके अगला सवाल है कि एक घनाभ की विमाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है और इस घनाभ के अंदर इतनी सेमी भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। तो इसमें क्या करना आपको, सबसे पहले इस घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको बड़ी संख्या के आयतन में छोटी संख्या का आयतन का भाग देना है। तो इसमें क्या करना आपको, घनाभ का आयतन ज्ञात कर लेना है। तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, घनाभ का आयतन हो जाएगा आपके 60 इंटू 54 इंटू 30 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आपको गुणा नहीं करना क्योंकि अभी भाग देना पड़ेगा। और इसी प्रकार से घन का भी आयतन ज्ञात कर लेंगे। घन का आयतन ये क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है घनाभ का आयतन, और घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। यहाँ लिखेंगे हम भुजा का क्यूब। भुजा कितनी दे रखी है, भुजा आपको दे रखी है 6, तो 6 का क्यूब कर लेंगे। 6 का क्यूब का मतलब क्या है, 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा। अब आपको इसमें ज्ञात करना है घनों की संख्या, घनों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो घनों की संख्या बराबर, इसका जो एक फॉर्मूला है वो आपको याद कर लेना है, एक घनाभ का आयतन बटे में एक घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन और बटे में क्या आएगा, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन आ जाएगा। तो कितने डिब्बे घन रखे जा सकते हैं, इसका हम यहाँ पे मान ज्ञात कर लेते हैं। घनाभ का आयतन क्या है 60 इंटू 54 इंटू 30, और बटे में क्या आएगा आपके 6 इंटू 6 इंटू 6। ये सभी संख्या 6 के बार से कट जाएगी। तो 6 के बार से ये कटेगा आपके 6 कम 6 और 6 दाएँ 60, तो 10 बार कटेगा। 6 कम 6 और 6 9 54, 6 कम 6 और 6 पंजे 30। अब जो संख्या बची हुई ऊपर उनको गुणा कर लेंगे, क्योंकि नीचे सारे एक है, कोई मतलब नहीं है।
तो 10 × 9 × 5, तो ये कितना हो जाएगा 10 × 9 पंजे 45। तो 45 को 10 से गुणा कर लो तो 450 जो गन है वो रखे जा सकेंगे। ठीक है, 450 जो गन है वो इस डिब्बे में रखे जा सकते हैं। फिर आपके अगला क्वेश्चन है, ये 22वां क्वेश्चन है। इसमें आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये 4 नंबर का ग्राफ आएगा इस बार आपके। तो इसमें ग्राफ में ये ऊपर वाली जो लाइन है इसको एक्स अक्ष पे ले लेना और नीचे वाली लाइन को वाई अक्ष पे ले लेना है। और इसमें देख लेना कितने कितने का गैप है। ये 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, एक एक घंटे का गैप है। और इसमें 40, 80, 120, 160, इसमें 40 का गैप है। तो इसमें पैमाना लेने में भी आपको आसानी रहेगी। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये एक खड़ी लाइन खींच लेते हैं, एक आपको आड़ी लाइन खींच। ये ग्राफ आपको पेपर में दे रखा होगा। तो ये तो हो जाएगी आपकी एक्स अक्ष और ये हो जाएगी आपकी वाई अक्ष। तो यहाँ पर हम ओ लिख लेंगे और यहाँ पे इधर तो साइड में लेंगे हम यहाँ पे समय, इधर क्या ले लेंगे, समय ले लेंगे, वो भी किस में, घंटे में। ठीक है, समय घंटे में है। और इधर आपकी हो जाएगी दूरी, ये जो साइड आपकी कौन सी हो जाएगी, ये आपकी दूरी हो जाएगी। तो इसको हम दूरी में लिख लेंगे, वो भी किस में, दूरी किलोमीटर में। अब दूरी 40, 80, 120, 160 ऐसे है, तो आपको ऐसे ही ले लेना है। सबसे पहले 40, फिर 40 के बाद में 80, 80 के बाद में 120 और 120 के साथ में 160, 160 से आगे कौन सी संख्या आएगी, तो 40 और जोड़ दो तो ये आ जाएगा आपके 200। इधर लेंगे एक घंटे में, ये 2 घंटे, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, पाँचवा घंटा, ऐसे। ये 6 बजे, कितनी बजे, ये हो जाएगा आपका 6 बजे, ये हो जाएगा 7 बजे, ये हो जाएगा 8 बजे और ये हो जाएगा आपका 9 बजे और लास्ट हो जाएगा आपका 10 बजे। तो ये चारों इसमें आपको लिख लेना है। फिर इसमें आपको 6 बजे गाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी थी, तो 6 बजे जो गाड़ी की जो दूरी जो थी वो कितनी थी, 40 किलोमीटर थी। तो 6 बजे जो 40 किलोमीटर पार कर ली, 7 बजे 80 किलोमीटर पार कर रहे हैं, 8 बजे 120 किलोमीटर और 9 बजे 160 किलोमीटर पार कर रहे हैं। फिर अब क्या करना है, इन सभी को आपस में मिलान करके आपको एक सीधी रेखा में ग्राफ खींचना है। ये जो ग्राफ आएगा बस यही काम आपको इसमें करना है और ये इसका जो रेखिक आलेख हो जाएगा। इसमें और क्या लिखना है, तो इसमें लिखना आपको पैमाना। तो पैमाना आपको इस साइड में लिखना, कोने के ऊपर। सबसे पहले लिखेंगे एक्स अक्ष पर, पैमाना एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर हमने क्या लिया, समय लिया घंटे में। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लेंगे, 1 घंटा लेंगे। और वाई अक्ष पर कितना आएगा पैमाना, तो वाई अक्ष पर जो पैमाना है वो आपके 40 किलोमीटर है। एक सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर है, 40 किलोमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 40 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर ये ज्ञात कर लेना है। फिर आपके 23वां जो क्वेश्चन आएगा वो पाई चार्ट का आएगा। 23वां क्वेश्चन क्या आएगा, पाई चार्ट का आएगा। या तो आपको पाई चार्ट बना के देंगे और कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर आपको एक टेबल दे के उसकी पाई चार्ट आपको बनानी है। तो मैं आपको दोनों प्रकार के जो क्वेश्चन है वो हल करके बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपकी किताब में दे रखा है ये कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में 3000 वाहन चालकों की विभिन्न गलतियों को दर्शाया गया है। तो पाई चार्ट की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें आपकी क्या दे रखा है, पाई चार्ट में कुछ जो वाहनों की जो गलतियाँ हैं वाहन चालकों की, ड्राइवरों की, वो दर्शा रखी हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे तो यातायात नियमों की अवहेलना करना ये 10.4% है, वाहन तेज़ गति से चलाना 25% है, शराब सेवन करके वाहन चलाना 2%, अनजाने कारण 28.5 और अचानक ब्रेक लगाना 1.9, अनुशासन भंग करना 2.3 और ख़तरनाक तरीके से वाहन चलाना 29.9। तो जिसका परसेंटेज ज़्यादा है वो गलती सबसे ज़्यादा हुई है और उनके जो और जिनकी जो दुर्घटना परसेंटेज कम है उनकी जो उन गलती की वजह से दुर्घटना कम हुई है। तो परसेंटेज के ऊपर आपको ये निर्भर करेगा। पहला प्रश्न आपकी ये है कि वाहन चालक वाहन तेज़ गति से चलाने पर कितनी प्रतिशत और कितनी जो दुर्घटना हुई। तो वाहन तेज़ गति से चलाने से, देखो वाहन तेज़ गति से चलाने से ये 25% की इसमें आपकी जो दुर्घटना हुई है। और कितनी दुर्घटना हुई है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कुल इसमें वाहन चालक के इनका जो 25% निकालना पड़ेगा। तो कुल कितना है, तो कुल तो इसमें आपके 3000। अब 3000 का जो वाहन तेज़ गति से चलाना कितना परसेंट है, तो वाहन तेज़ गति से चलाना इनका कितना परसेंट हो जाएगा, तेज़ गति से चलाना, और इसके कारण दुर्घटना कितनी हुई, 25% हुई।
आपको क्या करना है, 3000 का 25% निकालना है। तो 3000 का निकालेंगे 25%, इसको ऐसा लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम 3000 का की जगह लगाएंगे इंटू 25 और बटे में आएगा आपका 100। इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट जाएंगे। फिर बचा हुआ जो संख्या इनको गुणा कर लेंगे, तो ये आएगा आपके 30 इंटू 25। तो पहले यहाँ पे लिख लो 0 और 25 को 3 से गुणा कर लो, 25 दिया 75। तो 750 दुर्घटना ऐसी हैं जो वाहन तेज़ गति से चलाने के कारण हुई है। सेकंड वाला है, सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं वाहन चालक की किस गलती से हुई है। यहाँ ऐसी गलती से कितनी दुर्घटनाएं हुई है, तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो आपको देख लेना है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कितना है, वो 29.9 है, जो कि खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। तो इसका आंसर लिखेंगे सेकंड वाले का, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। इसका सेकंड का उत्तर हो जाएगा खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। ठीक है, ये आपके इसका दूसरे का उत्तर हो जाएगा, तरीके से वाहन चलाना। और जिसकी जो दुर्घटना कम हुई उनका परसेंटेज कम हो जाएगा। सबसे कम जो दुर्घटना है वो किस कारण हुई, तो वो आप कमेंट करके बताना कि सबसे कम दुर्घटना किस कारण से हो रखी है इसमें। तो यह हो जाएंगे। इसके बाद में कितनी हुई, तो फिर आपको ये 29.5% हो जाएगी। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना लिखेंगे, 29.5% हो जाएगी। संख्या ज्ञात करनी है तो 3000 का 29.5 आपको इसमें ज्ञात करना है। या फिर आपकी जो इस प्रकार से एक भाषा वाला आएगा इसमें कि भाषा दे रखी है और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। इसका आपको क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। वैसे ये मैंने आपको पहले समझा दिया है, एक बार और समझ लेते हैं। और या फिर ये वाला आएगा रंग, कुछ लोगों को जो पसंद आने वाले रंग बता रखें, कौन कौन से रंग हैं और किस व्यक्ति को कौन सा कलर इसमें पसंद है, वो संख्या दे रखी है इसमें। तो पहले हम ये जो भाषा और विद्यार्थियों की संख्या वाला है, इसका पाई चार्ट बनाने के लिए आपको पहले इसकी सारणी बनानी पड़ेगी। पाई चार्ट बनाने से पहले इसकी सारणी बनानी पड़ेगी, जिसमें आपको 2 कॉलम और बनाने पड़ेंगे यहाँ पे भाषा और विद्यार्थियों की संख्या के साथ में। एक तो बनाना पड़ेगा आपको संपूर्ण का भाग। क्या बनाना पड़ेगा इसमें आपको, संपूर्ण का भाग। संपूर्ण का भाग में क्या होता है, सबकी जोड़ करते हैं, इनकी सबकी जोड़ करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि हिंदी के कितने हैं, तो हिंदी के 40 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 40 और बटे में आएगा आपका 72। ऐसे अंग्रेजी के 12 है तो 12/72, इस प्रकार से आपको ये लिखना पड़ेगा। तो फिर बाद में इनको काट के सही करेंगे। और एक तो ये आ जाएगा संपूर्ण का भाग। इसके बाद में आएगा केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण, तो जो भी संपूर्ण का भाग होगा उसको इंटू करना पड़ेगा 360 से, और केंद्र पे कितने का कोण बनेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले इनका जो केंद्रीय कोण है वो ज्ञात करना पड़ेगा। केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए संपूर्ण का पहले भाग ज्ञात करेंगे। तो ये जैसे आपके टोटल 40 है इसमें हिंदी के, और इन सभी की जो जोड़ है वो कितनी हो रही है, टोटल 72 हो रही है। तो हिंदी के कितने, 72 में से हिंदी के कितने, 40 से, तो यहाँ लिखेंगे 40/72। अब चाहे तो इसको आप यहाँ काट दो या फिर इसको आगे भी काट सकेंगे। तो इसको हमने यहाँ पे काट दिया 8 के पार्ट से, 8 पंजे 40 और 8 9 72, तो 5/9 आया। तो हिंदी का जो केंद्र पे कोण बनेगा वो कितना आएगा, तो 5/9 को गुणा करना पड़ेगा 360 से। तो 9 के पार्ट से ये 360 कटेगा 40 बार, और 40 को गुणा करेंगे 5 से, तो 4 पंजे 20, 200 इसका उत्तर आएगा। इसी प्रकार से हिंदी का देखो, हिंदी का तो अपने 200 आ गया। अंग्रेजी का देखो, इंग्लिश के 12 हैं, कितने में से, 72 में से, तो 12/72 आएगा। 12/72 का मतलब 12 एकम 12, 12 छंग 72, तो 1/6 आएगा। अब 1/6 का आपको जो कोण ज्ञात करना है, केंद्रीय कोण, तो कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू 360, गुणा 360 से ही करना है। इधर 6 के बार से 360, 60 बार कट जाएगा। तो हमारा उत्तर अंग्रेजी का जो कोण है वो 60 डिग्री आ जाएगा। मराठी के 9 है तो 9/72, 9 एकम 9, 9 8 72, तो 1/8 आएगा। 1/8 को गुणा करेंगे 360 से, तो 8 के पार से जो 360 है वो 45 बार कट जाएगा। 45 को 1 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 45 डिग्री। तमिल में 7 है तो 7/72, ये नहीं कटेंगे तो वैसे रख लेंगे। 72 और 360 ये कट जाएगा। ये 36 के पार से 10 बार कट जाएगा और ये वाला 2 बार कट जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 70 हो जाएगा, और 70 में 2 का भाग देंगे तो 35 आएगा। या चाहे तो आप 2 के पार से 10 को काट दो 5 बार, फिर 5 7 35 लिख लो। अंतिम आपके बंगाली का है 4, तो 4/72, 4 एकम 4 और 72 कट जाएगा 18 बार, तो 1/18। अब 18 को गुणा करेंगे, 1/18 को गुणा करेंगे 360 से, तो ये कट जाएगा 18 से 360 20 बार। 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। ये सबका संपूर्ण का कोण ज्ञात कर लिया। फिर हम यहाँ पे इनका जो एक वृत्त खींचेंगे, इन सब का क्या करेंगे,
वृत्त खींचेंगे सबसे पहले, ठीक है। आपको प्रकार से यहाँ पे वृत्त बना लेना बड़ा, और यहाँ पे एक लाइन खींच लेनी, ठीक है। बीचों बीच में आपको एक लाइन खींच लेनी। तो ये इसकी शुरुआती लाइन हो जाएगी। इसके बाद में फिर यहाँ पर आपको कितने का कोण बनाना है, तो यहाँ पर जो कोण बनाना है सबसे पहले आपको बड़े वाला पहले नंबर का हिंदी का, तो हिंदी का कोण 120 का है, तो ये 180 तो आधा हो जाएगा, और इससे थोड़ा सा आगे 200 का हो जाएगा, 120 नहीं 200। तो ये वाला जो कोण है आपके किसका है, हिंदी का है, तो यहाँ पर आपको लिखनी है हिंदी। फिर इसके बाद में अंग्रेजी का कितना 60 का है, तो इधर का जो कोण है वो थोड़ा सा आपको 60 ये बना लेना है। ये वाला कोण 60 का हो जाएगा, ये वाला कोण आपकी 200 का है, तो यहाँ लिख लेनी है आपको अंग्रेजी। अंग्रेजी के बाद में फिर आपके आएगा मराठी। मराठी कितनी है 45%, तो मराठी का आ जाएगा आपके 45%, तो ये 45 आपके 45 डिग्री मराठी आ जाएगी। यहाँ पे लिख लेने आपको मराठी। मराठी के बाद में तमिल कितना है, तो तमिल आपके 35 डिग्री है, तो 35 डिग्री वाला थोड़ा सा इससे छोटा हो जाएगा, और 20 डिग्री वाला सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तमिल लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका तमिल। मान लो यहाँ पे 20 में नहीं आ रहे हो, तो आप तीर का निशान लगा के, जैसे बंगाली बाहर अंदर नहीं आ रहा तो उसको बाहर तीर का निशान लगा के बाहर लिख लेंगे बंगाली। ऐसे आपको ये पूरा बना लेना है, ठीक है। आपको इसी प्रकार से इसका पाई चार्ट खींचना है कि जो इनका जो केंद्रीय कोण कितना है, तो ये लाइन आप नई बनाएंगे, इसका नई टेबल बनाएंगे, और इसका यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण का भाग। क्या लिखेंगे, संपूर्ण का भाग लिखेंगे, और फिर यहाँ लिखेंगे केंद्रीय कोण। एक नई टेबल बनाएंगे, फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे, रंग लिखेंगे, व्यक्ति की संख्या, संपूर्ण का भाग, और यहाँ पे लिखेंगे केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण लिखने के बाद में फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर कोण लिखना है, बनाना है। तो केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा आपके, वो इनका संपूर्ण का भाग को 360 से गुणा करने पे आ जाएगा। तो इनकी जोड़ कर लेंगे पहले, तो व्यक्तियों की संख्या जोड़ कितनी है, तो इन चारों की जोड़ कितनी हो रही है आपकी 36 हो रही है, तो ये हो जाएगा आपकी 36। अब आपको एक संपूर्ण का भाग बताना है, तो नीले रंग के कितना भाग है, और नीले रंग के हैं 18, और 18 कितने में से हैं, 36 में से, तो 18/36। केंद्र का कोण ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे 18/36 इंटू 360। हम क्या करेंगे, 360 को 36 से काट देंगे, तो ये 36 कट जाएगा एक बार, और 360 कटेगा 10 बार। तो यहाँ पर आपकी जो कोण आएगा वो कितना आएगा, 10 को 18 से गुणा करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। हरे रंग का कितना है, तो हरे रंग का है हमारे पास में 9, तो ये आएगा आपके 9/36। गुणा करेंगे इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके सेकंड वाला आएगा आपके 9/36, और इंटू में आएगा आपका 360, तो 360 कट जाएगा ये एक बार, और ये कटेगा आपके 10 बार, ये कितना आएगा 9/90 डिग्री आ जाएगा। ये लाल रंग का कितना है 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6/36, ठीक है। इस प्रकार से इनको यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपके 6/36, तो 6/36 का मतलब कितना हो जाएगा, 6/36 इंटू 360, वही कटेगा एक बार, और ये कटेगा 10 बार, तो 6 को 10 से गुणा करते तो इसका कोण आएगा 60। पीले 3 का है, 3 व्यक्ति है, तो 3/36, तो ये कितना हो जाएगा 3/36 इंटू 360, 36 कटेगा 360 10 बार, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा। तो कोण क्या क्या आया, 180, 90, 30, 60, ठीक है, ये कोण आ गए। इसका हमें क्या करना है, एक पाई चार्ट बनाना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बड़ा वृत्त बना लेना है, ठीक है। वृत्त बनाने के बाद में ये एलिप्स बन गए, वो गोल बनाना है वृत्त, तो ये वृत्त बन जाएगा। फिर बीच में आपको एक लाइन खींच देनी है, कहीं पे भी बीच में आपको एक लाइन खींच देनी है। यहाँ पर डी की सहायता से आपको सबसे पहले 180 का कोण बनाना है, क्योंकि पहला जो नीले रंग का कोण है वो 180 डिग्री है, तो पहले 180 का बनाएंगे। तो 180 का कोण, ये पूरी लाइन आ जाएगी, आधा बन जाएगा ये, तो ये जो होगा आपके 180 का कोण होगा, और ये कौन सा कलर आ जाएगा आपका, नीला हो जाएगा, ठीक है। फिर नीले के बाद में है आपके हरा, तो हरा कितना है 90 डिग्री का, तो हरे का कोण 90 का बनेगा, 90 का यहाँ पे बीचों बीच आ जाएगा, चाहे इधर लिखो तो भी 90 ही है ये, और इधर लिखो तो भी 90 ही है, तो हम इधर लिख लेंगे ये कितने आपके हरा हो जाएगा। हरे के बाद में कौन सा है, लाल रंग का, जो कि 60 डिग्री का है, तो ये बचा हुआ आपके 90 डिग्री है। अब इसमें एक तो 30 का बनाना है, एक 60 का बनाना है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री का जो कोण है वो किसका है, वो है आप 1 मिनट, तो ये 60 डिग्री का जो कोण आया ये आपके लाल रंग का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाल आ जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ का जो बचा हुआ कोण है वो 30 डिग्री है। आप मापेंगे आप इसको, तो इसका जो कोण है वो आपके 30 डिग्री आएगा। तो बचा हुआ लास्ट आपके पीला है, तो यहाँ पे भर देना आपको पीला।
इस प्रकार से आपको ये डायग्राम बनाना है और आपको जो 8 नंबर इसमें मिलेंगे। तो टेबल आपको पूरी वापस नहीं बनानी है और संपूर्ण का भाग केंद्रीय कोण निकाल के फिर टेबल बनाने के बाद में ये वाला आपको जो पाई चार्ट है वो बनाना है। फिर आपके 24वां प्रश्न आएगा समांतर चतुर्भुज वाला, ठीक है। उस चतुर्भुज वाले प्रश्नावली में से आएगा, तो उसको भी कैसे हल करना मैं आपको बताता हूँ। और इसके और इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है मैं भी आप उनको एक अलग से और वीडियो में कवर कर लेंगे। जैसे आपके दे रखा है बेस्ट एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज में आपको जिसके गुण है वो आपको याद कर लेना है। एक तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इसके जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? सम्मुख जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। एक तो आपको ये चीज़ याद कर लेनी, सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो कोण जो बी है वो एस के बराबर होगा, या कोण एस है वो कोण बी के बराबर हो जाएगा। तो कोण एस का मान कितना है? एक्स है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? कोण बी का मान 100 है। तो ये मान क्या हो जाएगा? 100 डिग्री आ जाएगा। अब ये जो मान आया वो कोण बी और एस का बराबर ही है। इसी प्रकार से अब आपको इस बी की सहायता से हम चाहे तो इस जेड का या फिर टी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इन दोनों की जो जोड़ है 100 प्लस जेड इनकी 180 के बराबर होगी, क्योंकि ये जो आसन कोण होते हैं वो 180 का योग होता है। तो आसन कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। तो आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग कितना होता है? आसन कोणों का योग होता है आपके 180 डिग्री होता है। आसन कोण कौन कौन से? एक तो आपके 100 डिग्री है प्लस एक आपका जेड है, बराबर 180 आएगा। तो कोण जेड बराबर कितना आ जाएगा? 180 माइनस 100। 180 में से 100 गए तो कितना बचेगा? 80 डिग्री बचेगा। फिर हम कोण वाई को ज्ञात करना है, तो जेड और वाई दोनों एक रेखा के ऊपर स्थित है, तो इनका जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा? कोण जेड प्लस कोण वाई बराबर 180 आएगा। तो कोण जेड का मान कितना है? 80 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे 80 प्लस वाई और बराबर में 180। तो कोण वाई का मान कितना आ जाएगा? वाई का मान आएगा आपके 180 माइनस 80 बराबर कितना आएगा? आपके 100 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसका जो उत्तर है वो निकाल लेना है, एक्स वाई जेड का मान। फिर इसका जो सेकंड अथवा में दे रखा है इसको भी सोल्व करके बताता हूँ। एक गंश से एक आपके रंश है, इसमें आपको एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो पहले गंश को ले लेते हैं, ये GUNS ये गंश है। तो इसमें क्या दे रखी है? आमने सामने की भुजाओं का मान दे रखा है। वो क्या दे रखा है इसमें? तो आमने सामने की भुजाएं आपकी ये दे रखी है, तो ये आपके 3x। तो ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुई है, यहाँ पर आपकी जो 3x माइनस 1 है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे क्या है? आपके 3x माइनस 1 है। तो आपको इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो याद रखना, समांतर चतुर्भुज में ये फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम, ये समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी। सम्मुख भुजा कौन कौन सी है? ये SG और NU, ये आपके बराबर होगी। तो SG और बराबर में क्या आ जाएगा? आपका NU आ जाएगा। SG का मान कितना है? 3x है और NU का मान कितना है? 18 है। तो x का मान कितना आ जाएगा? 18 और बटे में कितना आएगा? आपके 3 आएगा। तो 18 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? तो x बराबर आपके 6 आ जाएगा। x का मान 6 आ गया। इसी प्रकार से दूसरी भुजा लेंगे। दूसरी भुजा कौन सी है? SN और आपका GU। तो ये आ जाएगा आपके सेकंड वाला जो पार्ट है इसमें। तो पुनः करेंगे इसको, ठीक है, पुनः GU, पुनः क्या हो जाएगा? GU बराबर SN। GU का मान कितना है? 3x माइनस 1 है। तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 1 बराबर GU का मान कितना है? वो 26 है आपके, ठीक है। ये मान आपको 26 दे रखा है। अब इनको हल करेंगे रैखिक समीकरण की तरह। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 26 प्लस 1। तो 3x बराबर कितना आएगा? 27 आ जाएगा। माइनस का एक इधर आया तो प्लस का हो गया। 3 इसके गुणा में इधर आएंगे तो भाग में चले जाएंगे। तो ये आएगा आपके 27/3। x का ये जो मान ज्ञात करना है, यहाँ पर y ले लेते हैं, ठीक है। ये y हो जाएगा, ये आपके y है। तो y का जो मान है वो कितना आ जाएगा? आपके 9 आ जाएगा। तो x का मान तो 6 आया और y का मान 9 आया। यहाँ पर y है, ये दोनों x ही ले लिए मैंने। तो 3x माइनस 1 और इधर आपके 26 है। तो इसका जो उत्तर है आपके कितना आ जाएगा? ये 9 और आपके 6 आंसर आ जाएगा। ये तो इसका उत्तर है ये गंश वाले का। रंश वाले में आपके इसका जो विकर्ण वो दे रखे हैं। तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं
वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो सेकंड वाला हम हल करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण वो क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये लाइन आपको उसमें लिखनी पड़ेगी, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ये, तो इनका जो मान है वो बराबर आ जाएगा फिर। ठीक है, ये जैसे ये OS है और ये OU के बराबर आएगा, और OR है वो ON के बराबर आएगा। तो पहले हम y का मान ज्ञात कर लेते, तो ये OU बराबर आपके OS होगा। तो ये क्या हो जाएगा, OU बराबर आपका OS हो जाएगा। ठीक है, OU बराबर OS, तो OU का मान कितना है, y + 7 बराबर OS का मान 20 है। तो y + 7 बराबर में आपका 20 है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए 20 में से इस 7 को घटा लेंगे, तो y का मान कितना आ जाएगा, आपके 13 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका जो सेकंड भाग है वो भी हल कर लेंगे। y का मान तो आ गया हमारे पास में 13, ये कितना आपके हैं, तो ये आपके दे रखा है x + y बराबर 16, यानी कि ON बराबर OR। तो ये क्या हो जाएगा सेकंड वाला, ON बराबर OR। तो ये ON, तो ON का मान कितना है, तो ON का मान है आपके इसमें x + y, और OR का मान कितना है, 16 है। तो यहाँ पर x का मान तो हमें ज्ञात करना है, और y का मान कितना लिखेंगे, भी आया हमारा 13, ये 13 लिख लेंगे, और बराबर में कितना आएगा 16। तो x का मान कितना आ जाएगा, 16 - 13। तो x का जो फाइनल उत्तर है वो आपके 3 उत्तर आ जाएगा। x का मान कितना आएगा, इसमें 3 आंसर आएगा। तो ये y का और x का दोनों मान इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सवाल आएगा तो आप इसको गलत नहीं करेंगे और इसको अच्छी प्रकार से सोल्व करके आएंगे। फिर आपके लास्ट जो सवाल आएगा वो गुणनखंड वाला आएगा। 25वां सवाल आपके गुणनखंड वाला आएगा, जिसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी ये 36x² - 49। तो पहले इसको जो ये जो सवाल आपके a² - b² के रूप में, तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है आपके पास में a² - b² बराबर, एक बार प्लस में लिखा जाता है और एक बार इसको माइनस में लिखा जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको स्क्वायर के रूप में बदल देते हैं। तो 36x² और 49 को स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 36x² - 49। तो 36 किसके वर्ग है, 6 के वर्ग है, और x का स्क्वायर है तो x, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 49 7 का वर्ग है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है a² - b²। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a + b, और सेकंड होगा a - b। a का मान कितना है 6x, b का मान 7 है तो 6x + 7, और दूसरा हो जाएगा माइनस में 6x - 7। ये दोनों अपने आंसर रहेंगे, बस इतना सही काम करना है। 8 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये आपको गुणनखंड करने होंगे। फिर आपके सेकंड वाला जो दे रखा है इसमें आपके वो x², सेकंड वाला दे रखा आपको x² + 6x और प्लस में 9। यहाँ पर 9 के टुकड़े करने, जिनको जोड़ें घटाएं तो 6 आ जाए, तो 3 और 3 हो जाएगा, 3 × 9 और 3 और 3 6। तो ये होगा आपके x² प्लस में 3x और प्लस में 3x और प्लस में 9। इसमें से कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आएगा और यहाँ पे बचेगा x + 3। यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि हमें x + 3 ही चाहिए, तो 3 कॉमन निकाल लिया, बचेगा हमारा x + 3। तो x + 3 एक तो ये कोष्टक में अंदर बंद है, इसको एक बार लिखेंगे, और एक जो कोष्टक के बाहर खुला घूम रहा है इसको कोष्टक में बंद कर देंगे, तो ये भी x + 3 2 बार आ जाएगा। तो बस यही हमारा जो फाइनल उत्तर रहेगा। फिर इसका जो अगला सवाल है ये वाला भी देख लेते हैं, x² - 5x + 6। ये हो जाएगा आपका x² - 5x और प्लस में 6। अब 6 के टुकड़े करने, जिनको जोड़े हैं घटाएं तो 5 आ जाए, वो भी माइनस के, तो दोनों माइनस के ले लेंगे। गुणा करने पे प्लस का आ जाएगा और जोड़ने पे माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पर लेंगे 2 और 3, 2 × 3 = 6 और 2 और 3 5 हो जाएगा। तो x² दोनों माइनस के लेंगे, तभी जोड़ करने पे माइनस के 5 आएंगे, तो 2x - 3x, ये 5x हो जाएगा और प्लस में 6, और 2 × 3 = 6 प्लस का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। कॉमन लेंगे x, यहाँ बचेगा आपका x - 2, यहाँ से कॉमन लेंगे -3, तो यहाँ पर क्या बचेगा x - 2 बचेगा। जो दोनों कोष्टक के अंदर बंद है इसको एक बार लिख लो, x - 2, और जो कोष्टक के बाहर घूम रहा है इसको कोष्टक में बंद करो, तो x - 3 बचेगा।
ये हमारा फाइनल उत्तर रहेगा। तो आपको इस प्रकार से जो क्वेश्चन आएंगे उनको अच्छी प्रकार से सोल्व करना आना चाहिए। अथवा में भी आएगा, या तो आप चारों अथवा वाले ऊपर कर लेना या फिर चारों अथवा वाले नीचे कर लेना। ऐसा नहीं दो ऊपर से कर लें दो नीचे से कर लिए, हो सकता है कि एग्जामिनर फिर आपके नंबर काट दें। तो आपको जो भी आता है वो आपको अच्छे से कर लेना है। फिर आपके एक मैं आपके और समझा देता हूँ, जैसे ये वाला है, जैसे 20L² m प्लस 30ALm। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें किसका भाग जा रहा है, तो 20 और 30 में एक तो 10 का भाग जा रहा है, तो इसमें से एक तो 10 कॉमन आ जाएगा बाहर, एक तो हम यहाँ पे 10 ले लेंगे। ठीक है, तो एक तो इसको क्या लिखेंगे, एक तो हो जाएगा आपका 10 और एक इसमें L है और इसमें भी L है, तो कम घात वाला बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो कम घात वाला कितना हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं, तो 20 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 5। और 30 को क्या लिख सकते हैं, तो 30 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 5। क्या क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो 2 की घात 1 बाहर आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे 2 × 2 × 5 × L × L और इंटू में आएगा आपके m प्लस 2 × 3 × 5 × A × L × m आ जाएगा। अब जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे, एक तो 2 है दोनों में, एक तो 2 बाहर आएगा, एक इसमें 5 है दोनों में, तो एक इसमें 5 बाहर आ जाएगा। एक इसमें L है तो एक इसका L बाहर आ जाएगा, एक इसमें m है तो एक इसका m बाहर आ जाएगा। अब जो बचा होगा उसको कोष्टक में बंद कर देंगे। एक तो 2 बच रहा है, एक L बच रहा है, तो इसमें क्या बचेगा 2L बचेगा। इसमें क्या बचेगा 3 और A बचेगा, प्लस 3A बाहर अंदर लिख लेंगे। इन सबको गुणा कर लेंगे तो 5 दूनी 10 LM या फिर LM या ML लिख लेंगे। और इधर क्या बचेगा 2L प्लस 3A। ये इसका जो फाइनल उत्तर आपके बचेगा। अगला प्रश्न आपके ये 5x² और 15xy²। और इसके नेक्स्ट है फिर आपकी ये A² 8A + 16। तो ये भी देख लेते हैं, A² 8A + 16। तो 16 के टुकड़े करो, जिनको जोड़ा है घटाए तो 8 आ जाए। तो 4 और 4 4 × 16 और 4 और 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 4 दोनों प्लस के ले लेंगे, जोड़ने पे प्लस के आ जाएंगे। तो A² 4A + 4A और प्लस में 16। क्या कॉमन आएगा इसमें से, A कॉमन आएगा, तो A कॉमन निकालेंगे बचेगा A और यहाँ बचेगा 4। इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा A और प्लस में 4। जो कोष्टक के अंदर बंद है उसको एक बार लिखो, तो ये A + 4 एक बार लिख लेंगे। जो कोष्टक के बाहर घूम रहे हैं इनको एक कोष्टक में बंद करो, तो A + 4 को कोष्टक में बंद कर देंगे। ये इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये P² - 10P और प्लस में 25। तो सेकंड वाला भी कर लेते हैं। ये आपका P² - 10P और प्लस में 25। टुकड़े करने 25 के, जिनको जोड़े घटाए तो माइनस के 10 आ जाए। तो 5 × 5 = 25 और 5 और 5 10। गुणा करने पे प्लस के चाहिए और जोड़ने पे माइनस के चाहिए, तो उत्तर दोनों माइनस में लेने पड़ेंगे। तो मतलब P² जो टुकड़े किए 5 के वो माइनस में लेंगे, तो ये आएगा आपके 5P - 5P और प्लस में आएगा आपका 25। इसमें से कॉमन निकालेंगे P, तो यहाँ बचेगा आपका P - 5। इसमें से कॉमन निकालेंगे माइनस का 5, क्योंकि हमें यहाँ माइनस का चाहिए तो उसमें माइनस का निकालना पड़ेगा। तो कोष्टक P - 5, P - 5 P - 5 एक बार लिख लेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका P - 5 और एक P - 5 और है तो उसको कोष्टक में बंद कर देंगे। ये इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा। एक और मैं आपको ये करके बताता हूँ, y² - 7y + 12। तो ये और कर लेते हैं, y² - 7y और प्लस में 12। 12 के टुकड़े करने, जिनको जोड़े घटाएं तो 7 आ जाएं। तो 3 × 4 12 होते हैं और 4 × 3 7 होते हैं। तो दोनों माइनस माइनस के ले लेंगे ताकि गुणा करने पे प्लस के आ जाए। तो ये होगा आपके y² - 3y और माइनस के 4y। देखो इन दोनों को जोड़ो 7y हो जाएगा और प्लस में 12। यहाँ पे y कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका y - 3 और यहाँ माइनस के 4 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा हमारा y - 3। तो y - 3 कोष्टक के अंदर इसको 2 बार तो एक बार लिखो, जो कोष्टक के बाहर घूम रहे हैं इनको बाहर कोष्टक में बंद कर दो, तो y - 4 कोष्टक के अंदर चले जाएंगे। तो फाइनली मैंने आपको जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर यहाँ पे समझा दिया पूरा, और उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर इसको शुरू से अंत तक देखा है, ये 1 घंटे और लगभग 15 मिनट का वीडियो हो चुका है। अगर आपने इसको यहाँ तक देखा है तो निश्चित रूप से आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा।
चैनल को सब्सक्राइब करके आपके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, उनको अच्छे से देख लेना है। और ऐप के ऊपर मैंने आपके जो 2 टेस्ट दे रखे हैं, उन दोनों टेस्टों को ज़रूर देना है। 100 प्रश्नों के 2 टेस्ट हैं, और जो बच्चा उन दोनों टेस्टों को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेगा, मेरी गारंटी, उनको अगर अच्छे से आप याद कर लेते हैं तो आप जो 80 में से 80 नंबर आपको लाने में कोई नहीं रोक सकेगा। तो जिन भी बच्चों का सपना है आउट ऑफ 80 लाने का, वो इन दोनों टेस्ट को ज़रूर देवें। साथ ही इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके संस्कृत का और बाकी विषय का भी, जो गणित का जो और भी क्वेश्चन पेपर आपके आने वाला है, उसको ज़रूर देखें। और आपको जो 80 में से 80 की शुभकामनाएं, आपको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं प्यारे बच्चा आपको अगले वीडियो में। और अपना व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपके जो टेस्ट हैं उनका लिंक आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको रिजल्ट वगैरह कैसा देखना है, कि कब आपका रिजल्ट आएगा, उसकी जानकारी आपको अपने ऐप के ऊपर और अपने व्हाट्सअप ग्रुप में आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।